हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 9वीं की गोधोली हिंदी पुस्तक को देख रहे हैं, जिसमें आज का चैप्टर 2 है। इससे पहले पार्ट 1 चैप्टर इसका अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और वहां से सभी वीडियो को देखें और प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट की तैयारी चाहिए आप सभी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। और कक्षा 9th की सभी सब्जेक्ट के वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और किसी भी तरह की वीडियो से संबंधित कोई आपके अंदर त्रुटि रहती है या आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आज के हम लोग वीडियो में देखेंगे भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, जिनके राइटर हैं आप जान सकते हैं, जिनके राइटर हैं हमारे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जो प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आइए हम लोग फुल विश्लेषण के साथ आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पे बने रहें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आज जो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे, पहले राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में देखेंगे और यहाँ से आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। तो चलिए देखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले जो हम लोग नोट्स करेंगे कि कहता कि राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म होता है वह 3 सितंबर 1884 ईस्वी को सारण जिला बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। प्यारे बच्चों, आप इसको याद रखोगे। उनके पिता महादेव साहब फारसी एवं संस्कृत के अच्छे जानकार थे। इनके जो पिताजी थे, इन्हें फारसी और संस्कृत दोनों आती थी। वे पहलवानी और घुड़सवारी के शौकीन थे। इन दोनों की शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र राजेंद्र प्रसाद को भी दी थी। सबसे पहले उनका नामांकन छपरा के हाई स्कूल में हुआ और वहां वे 8वें दर्जे में रखे गए थे। ध्यान रखेंगे कौन से दर्जे में रखे गए थे? 8वें, छपरा के हाई स्कूल में। वार्षिक परीक्षा में वे प्रथम आए। स्कूल के प्राचार्य ने प्राप्तांक से प्रसन्न होकर उन्हें दोहरी प्रोन्नति कर दी, यानी उनके जो उन्नति थी कह सकते हैं, जो आपने उन्होंने जो रैंक लाया था उसमें उन्होंने दोगुना कर दिया, उनको पहले से दूसरे में डायरेक्ट कर दिया। 1902 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्रथम आए। उसके बाद आईए, बीए और बीएल प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया था। 1911 ईस्वी में वे कलकत्ता में वकील दल में शामिल हुए और 1916 ईस्वी में जब पटना में एक अलग न्यायालय स्थापित हुआ तब वे वकालत करने के लिए पटना चले गए। राजेंद्र प्रसाद का राजनीतिक जीवन उत्कृष्ट रहा। वे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष हुए तथा भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति हुए। आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों कि ये संविधान के प्रथम अध्यक्ष हुए, अस्थायी अध्यक्ष, और ये भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति हुए। कोलकाता में वे जब छात्र थे तो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसका नाम था बंग भंग आंदोलन। इस प्रतिक्रिया में देश में व्यापक उत्तेजना छा गई। बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद कोलकाता में हिंदी विद्वानों की संगति में आए और उनके सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। उनके लेखन की प्रक्रिया आजीवन चलती रही। 28 फरवरी 1963 ईस्वी में उनका निधन हो गया। ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, कब उनका निधन हुआ? तो 28 फरवरी 1963 ईस्वी में उनका निधन हो गया। प्रस्तुत पाठ भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा हमारे इतिहास की एक गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए है। यह पाठ तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की ओर की ऐसी झांकी पेश करता है जिसमें हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों का महानतम स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से ये वाले पूरे पॉइंट्स को आप लोग 2-3 बार अवश्य सुनेंगे और इसको देखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं भारतीय पुरातन विद्यापीठ है नालंदा, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। कहता है नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है, जिसके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले अपितु किसी समय एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के विद्या संबंधी सूत्र का भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ध्यान रखेंगे, यह आज इतना ही क्यों जुड़ा है, या एशिया महाद्वीप में इतना यह आकर्षक नाम क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि यह विद्या के संबंधी यह सूत्र के रूप में यह एक साथ जोड़े हुए सभी को।
ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियां के भेद लुप्त हो जाते हैं। नालंदा इसके उज्जवल दृष्टांत है। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। लगभग 600 वर्षों तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिब्रज या राजगिरी नामक स्थान में थी। वर्तमान नालंदा उसी राजगिरी के तप्त कुंडों से 7 मील उत्तर की ओर है। नालंदा का प्राचीन इतिहास भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय तक जाता है। कहते हैं बुद्ध के समय नालंदा गांव के प्रवारिक का आम्रवन था। जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मोखली पुत्र गोसाल की भेंट हुई थी। प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान रखोगे यह कहाँ हुई थी, तो ये आचार्य मोखली पुत्र गोसाल से भेंट हुई थी। कहाँ, तो महावीर और जैन आचार्य को नालंदा में। उस समय यह राजगिरी का उपागम या वाहिरिक स्थान समझा जाता था, जहां महावीर ने 14 वर्ष वास व्यतीत किए। सूत्र कृतांग के अनुसार नालंदा के एक धनी नागरिक लेप ने धन्य धान, शया आसन, रथ सुवर्ण आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया था। तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा सारिपुत्र की जन्मभूमि थी। उनका चैत्य अशोक के समय भी वहां था। राजा अशोक ने एक मंदिर बनवाकर उसे परिवर्धित किया। इस प्रकार यद्यपि नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति बुद्ध अशोक दोनों से संबंधित है, किंतु एक प्राणवत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ। तारानाथ ने तो भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव इन दोनों का संबंध नालंदा से लगाया है, और यहाँ तक लिखा है कि आचार्य दिंगनांग ने नालंदा में आकर अनेक प्रतिपक्षियों के साथ शास्त्रों का विचार किया था, जिसमें सदुर्जय नाम के एक ब्राह्मण विद्वान अग्रणी थे। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ से आपको कवर करने हैं। आगे बढ़िए तो कहता कि चौथी सदी में चीनी यात्री फाहियान नालंदा में आए थे। उन्होंने सारिपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्तूप के दर्शन किए, किंतु नालंदा का विशेष अभ्युदय इसके कुछ समय बाद हुआ। 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय जब युवान चांग इस देश में आए तो नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। युवान चांग ने एक जातक की कहानी का हवाला देते हुए लिखा है कि देखिए क्या उन्होंने लिखा है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं हुई थी, अर्थात देख सकते हैं क्या, न अलदा। तो ये यहाँ पे किनके द्वारा लिखा गया, तो एक प्रसिद्ध युवान चांग के द्वारा लिखा गया। सच तो यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। न उसके बांटने वालों को तृप्ति होती है और न उसे लेने वालों की। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन को भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। युवान चांग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था। यहाँ उस समय 6 बड़े विहार थे। 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लोगे ये पूरे पॉइंट्स को। आगे बढ़िए तो यहाँ से भी ये पॉइंट्स को आपको नोट करने थे, ये वाले पॉइंट्स को नोट करने थे। आगे बढ़िए तो कहता है कि यहाँ के बिहारों की पंक्तियां के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश के मेघों को छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे, जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। बीच बीच में सघन आम्रकुंजों की छाया थी। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। उसमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियां थीं। यूं तो भारतवर्ष में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं, उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट हुई है। आप देख सकते हैं जो पुरातत्व विभाग की खुदाई किया गया नालंदा विश्वविद्यालय में, तो जो अवशेष प्राप्त हुआ है इन सबों का वर्णन सच्चाई में प्रकट होती है। आर्थिक दृष्टि से नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य और विद्यार्थी निश्चिंत बना दिए गए थे।
भूमि और भवनों के दान के अतिरिक्त नित्य प्रति के व्यय के लिए 100 गांव की आय अक्षय निधि के रूप में समर्पित की गई थी। इति संघ के समय यह संख्या बढ़कर 200 गांव तक पहुंच चुकी थी। ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, ये इति संघ के समय यह 200 गांव पहुंच चुकी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, इन तीनों राज्यों ने नालंदा के निर्माण और अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भाग लिया। बंगाल के महाराज धर्मपाल देव और देवपाल देव के समय के ताम्रपत्र और मूर्तियां नालंदा की खुदाई में प्राप्त हुई है। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था, उसका स्मारक एवं ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई में मिला है। आप ये पूरे पॉइंट्स को नोट करेंगे प्यारे बच्चों। आगे कहता है कि इससे ज्ञात होता है कि सुवर्णद्वीप सुमात्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनके ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया था। आप ये पूरे पॉइंट्स को नोट करेंगे प्यारे बच्चों, ये पूरे पॉइंट्स को नोट करेंगे। आगे पॉइंट्स में बढ़िए तो कहता है कि उन 5-9 गांव की आय प्राज्ञा परमिता आदि का पूजन, चतुर्दश अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आय भिक्षु संघ के लिए चीवर भोजन, चिकित्सा, शयनासन आदि पर व्यय, धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपि एवं बिहार की टूट फूट की मरम्मत आदि के लिए खर्च की जाती थी। यह तो संजोग से बचा हुआ एक उदाहरण है जो विदेश में फैली हुई नालंदा की अमिट छाप हमारे सामने रखता है। लेकिन नालंदा महाविहारीय आर्य भिक्षु संघ की धाक समस्त एशिया भूखंड में थी। इस संघ की बहुत सी मिट्टी भी मुद्राएं नालंदा से प्राप्त हुई है। नालंदा का शिक्षा क्रम बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था। उससे पढ़कर विद्यार्थी दैनिक जीवन में आधिकारिक सफलता प्राप्त करते थे। मूल रूप से 5 विषयों की शिक्षा वहां अनिवार्य थी। शब्द विद्या या व्याकरण, जिससे भाषा का समय ज्ञान प्राप्त हो सके। हेतु विद्या या तर्कशास्त्र, जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सके। तो प्यारे बच्चों, ये सभी आपको नोट करने, जैसे पूछ लिया जाए तो आप इसको अच्छे से डिटेल से बता सको। चिकित्सा विद्या का मतलब होता है जिससे सीखकर जो छात्र होंगे स्वयं स्वस्थ रह सकें एवं दूसरों को भी निरोगी या निरोग बना सकें। तथा शिल्प विद्या का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि एक न एक शिल्प को सीखना वहाँ अनिवार्य था, जिसके द्वारा छात्रों में व्यवहारिक और आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता आ सके। इन चारों के अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार लोग धर्म और दर्शन का अध्ययन करते थे। आचार्य शिलभद्र योग शास्त्र के उस समय के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। उनसे पहले धर्मपाल इस संस्था के प्रसिद्ध कुलपति थे। प्यारे बच्चों, आप ध्यान रखोगे, धर्मपाल जो थे इस संस्था के प्रसिद्ध कुलपति थे। शिलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमती, गुणमती आदि अन्य आचार्य युवान चांग के समकालीन थे। ये भी पूरे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। जिस समय युवान चांग अपने देश चीन को लौट गए, उस समय भी अपने भारतीय मित्रों के साथ उनका वैसा ही घनिष्ठ संबंध बना रहा। जब युवान चांग नालंदा से विदा होने लगे, तब आचार्य शिलभद्र एवं अन्य भिक्षुओं ने उनसे यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। युवान चांग ने उत्तर में यह वचन कहे, यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है। युवान चांग उत्तर में यह चीज कहा कि यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है। लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि जो मैंने पढ़ा सुना है उससे दूसरों के हितार्थ बताऊं और अनुवाद रूप में लाऊं, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सके जिस प्रकार मैं हुआ हूँ। इस उत्तर से शिलभद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, यह उदात्त विचार तो बोधिसत्वों जैसे हैं। मेरा हृदय भी तुम्हारी सदाशाओं का समर्थन करता है। ये कौन कहते हैं? ये शिलभद्र जी कहते, प्रसन्न होकर। किनको? युवान चांग जी को।
आगे बढ़िए तो प्यारे बच्चों, कहता कि नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रसार किया। पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट अस्त्रोंग छन गम्पो 630 ईस्वी ने अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ के विद्वान थोमिन संभोट को नालंदा भेजा, जिसने आचार्य देवविदसी के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर उस देश में गए। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमलशील भी तिब्बत गए थे। नालंदा के विद्वानों ने तिब्बती भाषा सीखकर बौद्ध ग्रंथों और संस्कृत साहित्य की तिब्बती में अनुवाद किया। इसी प्रकार उन्होंने तिब्बत देशों को एक साहित्य प्रदान किया और फिर सने सने वहाँ के निवासियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। प्यारे बच्चों, आप इसको याद रखेंगे, सने सने यह तिब्बती के रहने वाले निवासी हैं और इनको भी बौद्ध धर्म में दीक्षा दिया गया। आगे बढ़िए तो कहता है कि नालंदा के आचार्य शांति रक्षित ने भी अपने सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बती में बौद्ध विहार की स्थापना की और इन विद्वानों ने आचार्य पद्म संभव 749 ईस्वी और दीप शंकर श्री ज्ञान अतीश 980 के नाम उल्लेख यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखेगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से कहता है साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा कला का भी एक प्रसिद्ध केंद्र था, जिसने अपना, देख सकते हो, जिसने अपना प्रभाव नेपाल, तिब्बत, हिंद एशिया एवं मध्य एशिया की कला पर डाला। नालंदा की कांस्य मूर्तियां अत्यंत सुंदर और प्रभाव उत्पादक है। विद्वानों के अनुमान के अनुसार कुकीहार से प्राप्त हुई बौद्ध मूर्तियां नालंदा शैली से प्रभावित है। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग ये नालंदा शैली से प्रभावित है। वस्तुतः नालंदा की सर्वज्ञ उन्नति उस समन्वित साधना का फल था जो शिल्प विद्या और शब्द विद्या एवं धर्म और दर्शन के एक साथ पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने से संभव है। हमारी अभिलाषा होनी चाहिए कि भूतकाल के इस प्रबंध से शिक्षा लें और कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, दर्शन और ज्ञान का एक बड़ा केंद्र नालंदा से हम पुनः स्थापित करें। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सीरीज कराया जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें कि आपको क्वेश्चन सीरीज या प्रश्न उत्तरी चाहिए अथवा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन।